रविंदर भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे बैठो बैठो बैठो। क्या पढ़ रहे हैं? हालचाल ठीक है रविंदर भैया, क्या पढ़ रहे हैं? अरे गए थे कि चौपाल पर थे ना, हाँ, तो हाँ। सब कौन आज़ादी का अमृत महोत्सव का मना रहा था। हम्म। ये अखबारों में देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आज का है, साहित्य वगैरह का जो है दे रहा है। ये क्या है, हमरा तो ये समझ में आता नहीं। कुछ तुम शहर में देश रहते हो, के बताओ। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ देश जो है मना रही है। अच्छा। आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पर जो है उसके ठीक 75 हफ्ते पहले 12 मार्च को सरकार ने एक योजना लाया है कि हम लोग सब पूरा देश मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और इस महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो है सभी विभागों को जो है सचेत किया गया है कि आप सब अपने अपने काम में जो है इस योजना को इन्वॉल्व कीजिएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में सारा विभाग, सारा सरकारी इंस्टीट्यूट जो भी है सब मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और मना रहा है कर क्या रहा है? इतना परेशान काहे हो रहे हैं आप? ये कौन है? में साहित्य हुई तो ये बताओ, इस साहित्य के बारे में सब कह रहा था कि साहित्य की भूमिका है क्या है, तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है। अब कुछ तुमको पता है तो बताओ। देखिए, विशेष तो हमको भी नहीं पता है कि इसमें साहित्य का क्या रोल है, लेकिन हाँ, बगीचे में दरभंगा के फेमस चिकित्सक एवं साहित्यकार डॉक्टर एडियन सिंह आए हुए हैं। अगर आप कहिए तो हम उनको रोक के रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, आप आ करके जो है उनसे विशेष जानकारी ले लीजिए, आपको मिल जाएगी। ये बात है। अरे तो में ठीक है, तो ऐसा करो, नेकी या पूछ क्या नाम है उनका? डॉक्टर एडियन सिंह। हाँ, उनको हम बिठा के रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप आइए। ए भाई, तो ऐसा करो, चलो उनको बैठा करके रखो, हम जल्दी आते हैं। हाँ, नेकी या हाँ। पूछ में क्या हाँ, करना है, हम उनको जल्दी बिठा के जल्दी, हम रखते बस हैं। घर में थोड़ा ठीक है। अथी करके आ रहे हैं, है ना? ठीक है। सर, हमारे एक ग्रामीण हैं, रविंदर भैया हैं, वो देखिए अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ने के दौरान वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। उसमें एक नया टर्म वो पढ़ रहे थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसके बारे में उनको जानकारी थी नहीं सर, तो हम उनको बुलाए हैं सर, आप थोड़ा सा उनको कन्विंस कर दीजिएगा तो उनकी परेशानी जो है सॉल्व हो जाएगी। सर यही हैं, आ भी गए हमारे रविंदर भैया हैं। आइए, बैठा जाए। भैया ये सर हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, विशेषज्ञ हैं, साहित्य की काफ़ी अच्छी जानकारी है सर को। तो सर आपको बता देंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी जी। हाँ, मेरा छोटा नाम डॉक्टर एडियन सिंह ज़्यादा सुलभ है, प्रचलित है, और बड़ा नाम तो बहुत बड़ा है, अनंत देव नारायण सिंह। तो मैं छोटा का ही उपयोग करना चाहता हूँ कि लोगों को। सर, तो ये बता रहा था, हम गए थे चौपाल पर, तो वही सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। लोग बोल रहे थे बार बार, अखबार में कई दिन से पढ़ रहे हैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये क्या है, साहित्य वगैरह क्या सब, लेकिन हमको तो समझ में आने, तो शहर में रहता है, तो हम बोले कि भाई हमरा बताओ, तो आपके बारे में दिया सर, बड़ी अच्छा लगा। सर एक चीज़ है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा हमको विस्तार से बताएं। अब देखिए, सीधी सी बात है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, उसके कितने वर्ष हो गए, तो कितने वर्ष पे हम लोग अमृत महोत्सव मनाते हैं। एकदम मैं सहजतापूर्वक आपके मन में ये बात डालना चाह रहा हूँ, इसका मैं बीजारोपण करना चाह रहा हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, क्यों है। तो जब आज़ादी का अमृत महोत्सव की हम लोग चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से जब रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, इस सब तरह की बात करते हैं, तो 75 वर्ष पे अमृत जयंती की बात करते हैं। तो अमृत महोत्सव निश्चित रूप से देश मेरा आज़ाद हुआ, ये एक उत्साह और आनंद का विषय है। तो एक छोटा सा बच्चा 1 महीना पहले जन्म लेता है, तो उसके 1 महीना का हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। तो इसको ऐसे लिया जाए कि हम अपना आनंद का दिवस, उल्लास का दिवस मना रहे हैं। ये 15 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ये मेरा उस वक्त पूरा होगा, पूरा हो ये जाएगा, महोत्सव, यानी कि ये महा उत्सव, मतलब महोत्सव, यानी कि बिग फेस्टिवल, ग्रेट फेस्टिवल। हाँ, जैसा जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इसमें अक्सर बात आती है साहित्य या साहित्यकारों की भूमिका। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान थोड़ा इस पर बताया जाए कि आखिर ये साहित्य और साहित्यकार दोनों बातें जोड़ती है, आखिर ये साहित्य आखिर है क्या, और इनसे जुड़े जो साहित्य को आकार देने वाले लोग साहित्यकार हैं, वो उनका क्या योगदान है, क्या भूमिका, थोड़ा इस पर विस्तार से बताएं। बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, साहित्यकार जो है अपनी कलम की लेखनी के माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को जिंदा रखते हैं, और जिंदा रखने का
दो रूप है, एक गद्य रूप में है, एक काव्य रूप में है। अब साहित्यकार हमारी रगों में नवीन ऊर्जा भरते हैं और नए उल्लास का संचार करते हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमें वीरत्व उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर वीरत्व है भी तो कहीं सुषुम्ना अवस्था में कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको जागृत करना साहित्यकारों का काम है। अभी देखिए, भारत देश के सुरक्षा के लिए जो हमारे सैनिक, हमारे प्रहरी अपनी शीश कटाने के लिए सीमा पर तैयार पड़े हैं, उनके सम्मान में पहली बात कहना आज के लिए सबसे ज़्यादा उचित हमको प्रतीत होता है कि है नमन उनको कि जिसके सामने बौना हिमालय। देखिए, ये वर्णन है उस सैनिक का जिसकी तुलना कवि ने हिमालय पर्वत से किया कि उस सैनिक के सामने हिमालय भी बौना है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि है नमन उसको कि जिसके सामने बौना हिमालय। गिर पड़े जो इस धरा पे आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। तो ये हमारे जो सैनिक हैं, जो जागृत रहते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उनके सम्मान में। अब बताइए, ये कवि आपके लिए सिर्फ कविता गढ़ के गा के नहीं सुना रहा है, आप में वो चीज़ डाल रहा है अंदर कि वो देखो तुम्हारे लिए जो सैनिक सीमाओं पे प्राण आहूत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो कितना सम्मानित व्यक्ति है तुम्हारी दृष्टि में, उसको कितना सम्मान तुम दे रहे हो, तुम सम्मानित करो। जहाँ तक साहित्यकारों की बात है तो अतीत काल से वर्तमान तक एक से एक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने एक से एक वीर रस की कविता लिखी है, जो हमारे आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम के दिवस में लोग उसको गाए, उससे वो वीरत्व की ओर वो उन्मुख हुए। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से एक संवाद देना चाहा कि पुष्प की क्या अभिलाषा है। चाह नहीं मैं तो चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्रियतम को ललचाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर ए हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर मैं फेंका जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तू फेंक, जिस पथ जाए मातृभूमि पर शीश नवाने वीर अनेक। अब देखिए, एक पुष्प है, उसकी भी ये अभिलाषा है कि हमारे सैनिक जिधर से पथ संचलन करें, मुझको वहाँ फेंकना, मेरे ऊपर उनका पाँव पड़ेगा तो मेरे को आह्लाद मिलेगा, आह्लादित होऊंगा मैं। ये पुष्प की अभिलाषा है, तो मानव की क्या अभिलाषा होनी चाहिए। एक समय साहित्य के अतीत पर अगर जाते हैं तो क्या शुरुआती दौर में ऐसा दिखता है कि ये लेखनी माने लिखित ही साहित्य रहे हैं या वाचिक में भी रहा, इस पर क्या कहना चाहिए। देखिए, वाचिक को भी अगर इतिहास बनाना होगा तो लिखित रूप में उसका लाना होगा। और आपने अतीत के कालखंड की चर्चा की तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सत्य है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। अब ये जो भाव है, आप छोटे छोटे बच्चों में आप देखते होंगे, आप अपने बाल्यकाल को याद कीजिए तो सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती थी, छोटे छोटे बच्चे हाथ में झंडा लेके, तिरंगा लेके गांव के गलियों में, मोहल्लों में सैर करते थे। और अभी मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरा रोआं खड़ा हो गया। तो ये क्या था, ये उनके अंदर ये वीरत्व के शब्द भरे जा रहे थे इस छंद के माध्यम से। तो ये कहना कि उनका क्या भूमिका, उनकी भूमिका ही भूमिका है साहित्यकार और कवियों के विषय में। अब देखिए, उर्दू के जो शायर हुए उन्होंने इस बात को कैसे कहा। एक शायर ने कहा है कि किसी का कद बढ़ा देना, किसी का कद घटा देना मुझे भाता नहीं,
ना मोहतरम को मोहतरम करना। चलो मिलजुल के हम प्यारे वतन पे जान देते हैं, बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। बहुत अच्छा। तो अब लीजिए, कई लोग तो ऐसे भी हैं ना जो आडंबर करते हैं, बिल्कुल आडंबर करते हैं कि मैं ही राम हूँ, मैं ही रहीम हूँ, लेकिन राम और रहीम का चरित्र उनके अंदर नहीं है। आज के इस डिजिटल दौर में सर आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई सर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है सर सरकार को ये योजना चलानी पड़ी हर विभाग को। जैसा कि आप जानते हैं सर कि सरकार ने जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 2 साल के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव आप जो काम भी कर रहे हैं उसको करते हुए उसी काम में इस चीज़ को इन्वॉल्व करना है, सेलिब्रेट करना है, ताकि युवाओं में ऐसी भावना जागे। सर ये कहाँ पे कमी है सर, थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को ये स्कीम चलानी पड़ गई सर। ये कमी नहीं है, ये अच्छी मानसिकता है, बढ़िया सोच है देश के प्रति कि देश के लिए जो देश के हित में जो भावना है उसको जागृत करना है। देखिए, एक होते हैं नेता जिनकी सोच होती है अगले चुनाव के प्रति, एक होते हैं राष्ट्रचेता जिनकी सोच होती है राष्ट्र के प्रति। तो ऐसे जो राष्ट्रचेता वाले सोच के जो हमारे नेता हैं, जो हमारा नेतृत्व है, उसने ये अगर सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा आपको याद तो दिलाना होगा, आप सुबह से शाम तक अगर एक ही बात को बार बार गुनगुनाए तो आपको याद हो जाएगा और फिर आपके रग में वो रच बस जाएगा। बस हमारे राष्ट्र चेताओं, ये राष्ट्र नेता का काम नहीं, मैं नहीं मानता। राष्ट्र नेता तो अगले चुनाव के विषय में सोचता है कि मैं चुनाव कैसे जीतूंगा, लेकिन राष्ट्र चेता इस बात के लिए सोचता है कि हमारा देश कैसे जीतेगा, हमारा देश कैसे अग्रणी होगा। ये राष्ट्र चेता की बात है और उसकी स्वस्थ सोच की बात है, इसीलिए ऐसा सोचा गया। बताना तो होगा, मान लीजिए कि उबड़ खाबड़ जगह है और वहाँ आपको भजन कीर्तन करना है, तो वहाँ बैठना होगा, तो पहले समतलीकरण तो उसका करना होगा। तो इसी तरह से जो नवीन पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, उन्होंने तो माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं पढ़ा। अब तो सिलेबस ही बदल गया। हम जब छात्र जीवन में स्कूल में थे तब जो पढ़ाई की परंपरा थी आज वो बदल गई है। मुझको लगता है कि आज कोई एक पंक्ति आती थी पहले प्रश्न में कि इसकी व्याख्या करें। हाँ, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है, इस पंक्ति की व्याख्या करें। तो हम लोगों ने वो पढ़ाई की थी कि हाँ, प्रस्तुत पंक्ति राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की ये शीर्षक की कहानी की है, जिसका नाम था दरिद्र नारायण। उसमें लेखक ने ये कहना चाहा, ये तो परंपरा खत्म हो गया। तो इसके लिए आपको बार बार जागृत करना होगा। एक राष्ट्र चेता जो है एक प्रहरी की भूमिका निभाता है और आपको जागते रहो की आवाज़ बुलंद करके आपके मन में देश के प्रति जो भावना है उसको उजागर करता रहता है। ये राष्ट्र चेता का लक्ष्य। सर एक प्रश्न और मन में उठता है सर, आज सर देश इतना आगे निकल चुका है, टोटली कम्प्लीटली डिजिटल हो चुका है एक तरह से कह सकते हैं सर। तो आज के इस दौर में जो है सर किस रूप में इसको हम लिया जा सकता है और किस तरीके से क्या क्या भूमिका जो है कैसे निभाया जा सकता है सर? दौर चाहे लाख डिजिटल हो जाए, लेकिन जो मूल स्वरूप है उसकी मर्यादा, उसका महत्व कभी कम नहीं होगा। किसी चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो जाने से उसका महत्व, इस रूप का जो महत्व है, कभी कम नहीं होगा। ये मेरी सोच है, अपनी अपनी सोच है। तो हम चाहेंगे कि भारतीय साहित्य की विशेषताओं में जो संगीत रचा बसा है उसका क्या योगदान है, साहित्य में क्या समावेशित रहा, उस पर आप बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य का कविता अंग जब गेय होता है, वो गाने योग्य बनाया जाता है, तो उसमें संगीत का प्रभाव डालना पड़ता है। और कविता की परिकल्पना जब आप करते हैं तो उसके लिए पूरा आपको तालबद्ध होना चाहिए, नहीं तो वो खंड खंड लगेगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, देखिए पूरा छंद में तालबद्धता है, ठीक है। इसी तरह से कोई एक, अब आप देख लीजिए, अब भारतीय सिनेमा को भी इसमें समाहित करना चाहते हैं तो करिए। कई एक गाना आपको मिलेगा, बढ़े चलो। अब देखिए ये क्या है, वो सब रिदमिक है, इसमें संगीत है। बिना संगीत डाले हुए वो गेय नहीं होगा और उतना प्रभावकारी नहीं होगा जितना इसको कभी करना चाहता है।
इसीलिए आज फिल्म इंडस्ट्री के भी रचनाकार कविगण जो गाना लिखते हैं उसको संगीतकार उसमें स्वरबद्ध करता है उसको, फिर उसका प्रभाव विश्वव्यापी दूसरे ढंग से होता है। और जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य वेध सकते हैं आप उस गायकी के माध्यम से। महत्व तो बड़ा ही है। एक दौर था भारत में जबकि चिकित्सा का प्रारंभ सुश्रुत और याज्ञवल्क और कहा जाए चरक के दौर में हुआ। उस समय जो आयुर्वेदाचार्य होते थे उनको कविराज भी कहा जाता था। अब यहाँ से साहित्य देखिए, चिकित्सा में साहित्य कैसे आया, तो साहित्य हर जगह है, साहित्य के बगैर कुछ है नहीं। तो कैसे आया कि उस समय जब लोग नुस्खा लिखते थे, उस दौर के लिखते थे कि थकावट से हो अगर बदन ढीले तो फौरन दूध गरम गरम पी ले, अच्छा, क्या हो जोड़ों की सर्दी तो फौरन खा ले ईरान के मिस्री की डली, हो आंतों में दर्द तो खा पपीता, हो जिगर में खुश्की तो घी खा। अब देखिए ये ऐसा सहज काव्यमय अवतरण था इसका प्रेस्क्रिप्शन का जिसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिकार व्यवस्था पत्र। ये अंग्रेजीकरण जब हुआ तो प्रेस्क्रिप्शन हुआ। आपके दौर जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय था रोग प्रतिकार व्यवस्था पत्र। तो आज अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति को, रुग्ण को, बीमार को स्वस्थ करना, ठीक है। और योग का लक्ष्य क्या है? योग भी आपकी परंपरागत चीज़ है। योग का लक्ष्य है उसको बीमार पड़ने ही नहीं देना, उसको स्वस्थ रखना। तो किम नाम योगः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च योगस्य प्रयोजनम। एकदम स्पष्ट है। तो यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप भी मानते हैं, तो बात वहीं की वहीं है। हम कुछ ज़्यादा सात्विक हैं, हम कुछ ज़्यादा ज़मीन पर हैं, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। ये जो आधुनिक चिकित्सा है वो उसका प्रूफ है। आपने खून की जांच करवाई, उसमें ये दुर्गुण मिला, आपने उसको बुलसाई हिट किया, उसकी दवा दी, वो ठीक हो गया। सरकार ने एक चीज़ और सारे विभागों को स्पष्ट निर्देश एक तरीके से दिया है सर कि आप जिस काम को भी कर रहे हैं उस काम को करते हुए अपने अंदर देशभक्ति की भावना को रख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम देशभक्ति की भावना को रखते हुए उस कार्य को करते हैं सर, तो शायद उस कार्य को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, जो सरकार की बात हम लें, सरकार कौन है? सरकार आप हैं, सरकार मैं हूँ, सरकार ये है, हम लोग हैं। अब हम लोग एक ही बात, अब मैं चाहता हूँ कि चलते चलते मैं आज के कविवर को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि हे कविवर, यदि लिखना ही है प्रेम प्रीति का ढंग लिखो, मंद प्रवाही महानदी के बहते जल सा छंद लिखो। विओज रसों में रस ऐसा है रोमांचित कर देता है, वीरों के प्रति श्रोताओं को श्रद्धा से भर देता है। सीमाओं के जो प्रहरी हैं उन पर भी कुछ बंद लिखो। हे कविवर, यदि लिखना ही है प्रेम प्रीति का छंद लिखो। आप आए और बहुत अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोगों के माध्यम से दूरदर्शन बिहार ने हमको अपनी बातों को रखने का मौका दिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं, मैं कृतकृत हुआ। तो प्यारे ग्रामीण भाई बहनों, अगर आप हमें कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। चलते चलते आनंद लीजिए एक प्यारे से लोकगीत का। तब तक के लिए नमस्कार। लिखी के पतरवा राजा अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा
जियरा बाउरे बा लिखी के पतरवा सैया अइल नाही घरवा जियरा बाउरे बा लिखी के पतरवा राजा अइल नाही घरवा जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा राउरे जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा राउरे जियरा बाउरे बा भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियरा बाउरे बा भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियरा बाउरे बा आदहन धिपल बनैखे चाउरे जियरा बाउरे बा आदहन धिपल बनैखे चाउरे जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा राउरे जियरा बाउरे बा ससुर मारे तानावा ससुर मारे तानावा ननदिया गरियावे जियरा बाउरे बा ससु मारे तनवा ससु मारे तनवा ससु मारे तानावा ननदिया गरियावे जियरा बाउरे बा गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियरा बाउरे बा गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा राउरे जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा राउरे जियरा बाउरे बा लिखी के पतरवा सैया लिखी के पतरवा राजा लिखी के पतरवा सैया अइल नाही घरवा जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा राउरे जियरा बाउरे बा